मम्मी जी, चाय ले लीजिए। अरे कलमुही, तेरे हाथों से तो चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। बानी और शिवम की लव मैरिज हुई है। बानी के ससुराल में उसकी ननद और सास हैं, जिन्हें अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वो बानी को सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से नापसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती हैं। बानी उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तुम माँ और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी बड़ी हैं, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूंगी। ऐसा बोलकर बानी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है, कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है, समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चेहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मत आना, समझी? माँ, बानी आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलमुही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही, आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने वश में जो किया है। जिसे जो करना है करे, बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है, जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती हैं, अरे वाह री, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो, खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा है। अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो, इसकी सुंदरता के आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है। उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी, पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी? अरे इसे काम करने की क्या जरूरत, उसके लिए बानी है तो, और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूंगी। बानी वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती रहती है। उसी रात को बानी की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाय रे, चोरी हो गई मेरे पैसे, पक्का पक्का इस कलमुही की वजह से हुआ है ये सब। अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब तू इस कलमुही से शादी करके इसे घर में ले आया था। खुद तो आई ही, अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी मेरे घर ले आई। अरे हुआ क्या माँ? अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा, अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मनहूसियत का इल्जाम लगाता है? ऐसा बोलकर बानी की सास वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवम और बानी बात करने लगते हैं। देखो, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। वो परेशान नहीं, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोलकर गई हैं। उन्हें मैं हमेशा एक आंख नहीं सुहाती। देखो बानी, अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहां शिफ्ट कर सकते हैं। आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूँ, इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, और आखिर वो हमारी बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इसके बाद बानी भी अपने कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वो हर बार हर चीज का इल्जाम बानी पर लगाती है, पर बानी कभी कुछ भी नहीं बोलती। कलमुही नास पीटी, बहू को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, ये तो पनौती बनकर आई है, पनौती। एक रात बानी की सास को आधी रात में प्यास लगती है, तो वो पानी पीने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है।
हाँ हाँ, मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के लायक खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और मम्मी आज तक उस सब के लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती है। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर बानी की सास भौंचक्की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब अगली सुबह बानी सास के कमरे में आती है, मम्मी जी, क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई? नहीं नहीं, क्यों, जाना है क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है, जहाँ शिवम भी होता है। वहाँ उसकी सास बोलती है, छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी माँ के बारे में कोई ख्याल करे बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। और बहू, तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा अच्छा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दे बेटा। और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहू की तारीफ करते थकी नहीं। अरे भाग्यवान, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? मुझे बाहर जाने में देर हो रही है। तभी मालती कमरे में आती है। ये रहे आपकी जूते, मैं इन्हें साफ करने के लिए ले गई थी। अरे वाह, तुम कितनी समझदार हो, मेरे बिना कुछ कहे ही सारे काम कर देती हो। तभी मालती झिझकते हुए रमेश से कहती है, सुनिए जी, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं नहीं, बेफिक्र होकर कहो। शादी से पहले मैं अपने मायके में नौकरी करती थी। मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से नौकरी करना शुरू कर दूं। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। देखो मालती, तुम्हारे नौकरी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी नहीं की। फिर भी एक बार तुम माँ से पूछ कर देखो, अगर वो तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे देती है तो अच्छी बात है। रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम मालती अपनी सास के पैर दबा रही होती है। तभी उसकी सास मालती से कहती है, अरे क्या बात है बहू, आज तो ठीक तरह से मेरे पैर नहीं दबा रही, किसी ख्याल में खोई पड़ी है क्या? मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। दरअसल वो माँ जी। अरे हाँ हाँ बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? माँ जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। घर के काम करने के बाद मेरे पास काफी वक्त बच जाता है। मालती की ये बात सुनकर उसकी सास गुस्से में कहती है, अरे बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रही है? भला हमारे खानदान में आज तक कभी किसी औरत ने नौकरी की है जो तू नौकरी करने की बात कर रही है, हैं? अरे बहू, तू क्या रिश्तेदारी में हमारी नाक कटाना चाहती है? जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से नौकरी का भूत उतार दे, और अब जा, जल्दी से रसोई में जा, खाना बनाने का वक्त हो रहा है। मालती मन मार कर खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अगले दिन, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे आओ आओ दिवाकर बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाती हूँ। बहू, जरा एक कप चाय तो लेती आना। फिर दिवाकर एक फाइल खोलकर मालती की सास के सामने रख देता है। ये देखिए माँ जी, ये है पिछले महीने का हिसाब और ये रहे मुनाफे के रुपए। एक बार हिसाब देख लीजिए और इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे दिवाकर बेटा, मैंने भला आज तक कभी तेरा हिसाब देखा है जो अब देखूंगी? ला बता, कहाँ दस्तखत करूं? तभी मालती चाय लेकर वहाँ आ जाती है
और अपनी सास को बिना कागजातों को पढ़े इस तरह लापरवाही से दस्तखत करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ, फैक्ट्री में बहुत काम है। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद मालती बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज देता है। अरे मालती बेटी, कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी कंपनी में मुनीम का काम करता हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको बिल्कुल पहचानती हूँ। कहिए, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, यहाँ तक कि हमें ठीक वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या बताऊं, आप लोग तो कभी हिसाब किताब देखने दफ्तर आते नहीं। मेरी मानो तो एक बार आप लोग दफ्तर आकर सारा हिसाब किताब देख लो, आपको असलियत पता चल जाएगी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। फिर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मालती घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बताती है। तभी वहाँ रमेश भी आ जाता है, लेकिन मालती की सास मालती की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी रमेश कहता है, अरे माँ, बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। जब मालती इतना कह रही है तो हमें एक बार दफ्तर चलकर देख लेना चाहिए। वैसे भी हम लोग काफी दिन से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। इस तरह किसी एक आदमी के भरोसे काम छोड़ना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अगले दिन वे सभी अपने दफ्तर पहुंचते हैं और सीधे दिवाकर के कैबिन में जाते हैं। अचानक सबको एक साथ देखकर दिवाकर चौंक जाता है। अरे माँ जी, आप सब लोग अचानक यहाँ कैसे आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं आपके घर आ जाता। तभी मालती की सास कहती है, अरे दिवाकर बेटा, आज मैं हिसाब देखने दफ्तर आई हूँ। जरा मुझे पिछले 6 महीनों का हिसाब दिखाना तो बेटा। दिवाकर घबराते हुए हिसाब की फाइल मालती की सास को देता है। मालती की सास फाइल लेकर मालती को देती है और कहती है, ले बहू, देख ले हिसाब। मालती फाइल को बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल उसे सारी गड़बड़ी समझ में आ जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुनीम चाचा बिल्कुल सही कह रहे थे। हमारी कंपनी में पिछले 6 महीनों में जितना मुनाफा हुआ है, हमें उसका आधा पैसा भी नहीं मिला। यूँ समझ लीजिए कि 1 रुपये में सिर्फ चवन्नी ही हमारे हाथों में आई है। मालती की बातें सुनकर मालती की सास गुस्से से दिवाकर को पूछती है, क्यों दिवाकर, मेरी बहू जो कह रही है वो सच है? दिवाकर समझ जाता है आज उसका भांडा फूट चुका है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। अरे वाह दिवाकर, तू तो 1 नंबर का चोर निकला। इतने दिनों से मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती रही और तू मुझे ही चुना लगाता रहा। अभी के अभी निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दिवाकर वहाँ से भाग जाता है। मालती की सास मालती को शाबाशी देते हुए कहती है, बहू, आज मैं समझ गई कि पढ़ाई लिखाई हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल सही जगह करके हम दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।